कहाँ थे? 93। 93। अगर पेशेंट कोई ऑब्वियस कॉज से आ रहा है, ठीक है, मीन्स उसको डिस्केसफुल या फिर जिसका क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकली करना हो, चलो फंक्शंस में कोई डिस्टरबेंसेस हो, कोई धोखाधड़ी हुई है उसके साथ, एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की जो कोशिश करते हो, प्यार में धोखा मिला है, आजकल नॉर्मली देखने को मिलता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसवांटेड लव, ठीक है, जेलसी, कोई भी किसी चीज का ग्रीफ हुआ है, उसको एम्बेरस है किसी भी चीज की, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स अफेक्टेड है, कोई रप्चर हुआ है, उसने सुसाइड की है, फ्लैक्स तो नहीं हो गया है, काफी ज्यादा वाइन तो नहीं ले ली है। तो ये स्पेशल करेक्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियस कॉज के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके एफोरिज्म नंबर 93 में है। और उसका स्किलफुल तरीके से ही क्वेश्चन पूछना है। पेशेंट से डायरेक्टली जाके क्वेश्चन इन चीजों को लेके नहीं पूछ लोगे, जिसकी वजह से पेशेंट को और ज्यादा शर्मिंदगी हो। थोड़ा ध्यान रखोगे, प्राइवेट इंफॉर्मेशन पूछने से पहले थोड़ा ध्यान रखोगे कि कैसे उस चीज को पेशेंट से पूछना है, उसको कंफर्ट जोन में लेके आओगे, ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका 94। एसेसरी सर्कमस्टांसेस का रोल क्या है आपके स्टेटिंग के पार्ट में? अब तक आप लोग पढ़ रहे थे कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस कहाँ दे रखी है, बट रोल क्या है उसका? क्या रोल है कि ऐसी कौन सी डिसीज है, मतलब कौन सा चीज है जिसकी वजह से वो डिसीज प्रोड्यूस हो रही है, उसमें आपको काम करेगा एसेसरी सर्कमस्टांसेस। और मेंटेनिंग डिसीज तो नहीं है, कोई मेंटेनिंग कॉज तो नहीं बना हुआ है, उसमें भी आपका ऐसे सर्कमस्टांसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। लाइक कोई ऐसा ऑक्यूपेशन कर रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली उस चीज को एक्सपोज हो रहा है, बार बार उसको वही डिसीज हो रही है, ठीक है, या फिर फैमिली सिचुएशन ऐसी है, ऐसी वो लगातार कंटिन्यूअसली डाइट ले रहा है जिसकी वजह से उसको कंडीशन देखने को मिल रही है। ये हो गया आपका। फीमेल की स्टेकिंग कौन से एफोरिज्म में है, कोई बताएगा? फीमेल की स्टेकिंग, फीमेल की स्टेकिंग कौन से एफोरिज्म में है? 94। 94 के फुट नोट में। 94 का फुट में है। तो फीमेल के स्टेकिंग में कैसे क्वेश्चंस को पुट अप करने, जैसे कि उसकी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिजायर कैसी है, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, उसके मेंसेस की हिस्ट्री, ल्यूकोरियल हिस्ट्री, ठीक है, कोई भी अदर डिस्चार्जेस की हिस्ट्री, तो वो आपका पार्ट जो फीमेल केस टेकिंग में आता है। 94 का फुट नोट म्यूट कर लो। नेक्स्ट है आपका 95। 95 में लेसर एसेसरी सिम्टम बोला गया है, मतलब पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहा है, बट म्यूट कर लो। कौन है? मैम रिपीट कर। हाँ बता रहे हैं। एफोरिज्म 95 क्या दे रखा है? लेसर एसेसरी सर्कमस्टांसेस, मतलब लेसर एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिस पेशेंट। इसमें क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर रहा है, लेसर एसेसरी सिम्टम ऑफ पेशेंट। पेशेंट अपनी सफरिंग्स के लिए बहुत यूज टू हो चुका है, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, उसको 15-20 सालों से कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो वो इन चीजों को बताने में मतलब भूल जाता है कि ये भी चीज उसको बता रही है। तो आप लोगों को याद दिलाने पड़ते कि भैया जो भी दिक्कत है वो आपको बताओ। तो ऐसी चीजें होती है पेशेंट के साथ जो कि बहुत लंबे टाइम से वो सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो यूज टू हो चुका है उस चीज के लिए, तो वो ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है, तो वहां पे भी हमें पेशेंट से पुट अप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज हमारे लिए जरूरी हो, मेडिसिन के सिलेक्शन में रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। जैसे कि पेशेंट फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी एसेसरी कंधा, वो बॉल पे अगर पिक्चर कोई टिल्ट हो जाए तो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुरंत वो सही करने को जाएगा, तो ये आपका लेसर एसेसरी सिम्टम है। पेशेंट फॉस्फोरस का बंदा, यूजुअली वो डायरिया रहता है मैम रिपीट उसको, कर। ठीक है, पर डायरिया, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ मैम। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। कर क्या है? नेटवर्क कनेक्शन को भी आज ही खत्म होना था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कटिए ना आवाज। हाँ मैम।
लेसर एसिडिटी सिम्टम के एग्जाम्पल बताए थे आर्सेनिक का। जैसे कि पेशेंट आर्सेनिक का बंदा क्या होता है कि वो बॉल पे अगर कोई भी पिक्चर टिल्ट हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो उसको तुरंत सही करने के लिए भागेगा। ठीक है। प्लस फॉस्फोरस का बंदा यूजुअली डायरिया रहता है, उसको कंटिन्यू 15-20 सालों से डायरिया है, तो वो नहीं बताएगा नॉर्मली, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहा है, उस चीज के लिए यूज टू हो चुका है। या फिर रोडोडेंड्रॉन, उनका क्या स्लीप पोजीशन क्या है उसकी, कि वो बिना अपने पैरों के क्रॉस करे हुए नहीं सो सकता है। ये भी चीज वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो उस चीज से वो कन्विंस कर रहा है, तो वो क्या बताएगा, उसको नहीं पता ये चीज हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट है 96। आप लोग बताइए 96 के एफोरिज्म में क्या है। हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट्स के बारे में बात की गई है, चुप, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट जो कि सेंसिटिव होते हैं और इम्पेशेंट होते हैं, उनको थोड़ा बहुत भी पेशेंस नाम की चीजें नहीं होती है। अपनी चीजों को इतना एग्जेगरेट करके बताएंगे, इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि भैया उन्हें अभी की अभी रिलीफ दो। ठीक है। हो रखा है थोड़ा बहुत फीवर, बता रहे हैं ऐसा कि कितना ज्यादा बीमार पड़े हैं, 105 डिग्री का फीवर हो गया है। ठीक। तो यहाँ पे भी हमें ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज देखने को नहीं मिलती, ये भी हमारा ड्रॉबैक होम्योपैथी का। 97 में क्या है। इंडोलेंट। इंडोलेंट पेशेंट। इंडोलेंट पेशेंट, ठीक है, जो कि धीरे धीरे, मतलब आलसी टाइप के, जो कि बताते ही नहीं है। अच्छा आपको क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब, हमें पेट खराब रहता है, कब से रहता है, ऐसे ही रहता है, वो तो कुछ भी खा लेते तो हो जाता है। तो ऐसे बंदे जो कि कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं, उनके कैसे क्वेश्चन पुटअप करे, कुछ भी पूछ रहे हो, डॉक्टर साहब अच्छा खाने में क्या पसंद है, सब कुछ खा लेते हैं, तीखा भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, नमकीन भी खा लेते हैं। फिर आप लोग और ज्यादा पूछने की कोशिश करोगे, अच्छा बताइए प्यास कैसी लगती है, नॉर्मल लगती है जैसे सबको लगती है, आप कैसे बताएं कि कितनी लगती है, ये चीज सबके साथ होती होगी केस टेकिंग के टाइम पे। ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट 98 एफोरिज्म। 98 में क्या है। अब इसमें क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन स्पेशली क्रॉनिक डिसीजेस में कैसे हमें केस टेकिंग करनी है, वो आपकी 98 एफोरिज्म में दे रखा है। ठीक। क्या होना चाहिए कि पेशेंट का छठा सातवां सेंसेस भी काम करना चाहिए, जैसे कि फीमेल्स का होता है। तो जो फिजिशियन होते हैं स्पेशली होम्योपैथिक फिजिशियन, उसका इंटैक्ट, इनका सर्कमस्पेक्शन बहुत ही कीन होना चाहिए, टैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब साइकोलॉजी के बारे में उन्हें पता होना चाहिए प्रॉपर, कैसे उन्हें इंक्वायरी करना है, कैसे कब कौन से क्वेश्चंस को पुटअप करना है, इन सारी चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। और पेशेंस तो हर एक डॉक्टर में होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन अगर क्रॉनिक डिसीज में पूछता है तो वो एफोरिज्म नंबर 98 में है। एफोरिज्म नंबर 99 में क्या है कि केस टेकिंग, जब भी कोई एक्यूट डिसीज को बंदा लेके आता है तो वहां हमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं होता, मतलब हमें ज्यादा एफर्ट करने नहीं होते हैं, थोड़े से टाइम में ही जो भी उसके फ्रेश सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी उसके अभी रिसेंट कंप्लेंट्स, तो किससे दिक्कत बढ़ती है किससे कम होती है, बस वही पूछो, काम खत्म। ठीक है। तो जो एक्यूट डिसीज के जो केसेस होते हैं वहां हमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है 100। 100 एफोरिज्म में क्या है, बताओ आप लोग। प्रोडिक्ट। क्या चीज। Investigation of epidemic sporadic disease. हाँ। एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक को हर एक केस को नया कर समझना है, ठीक है, हर एक पेशेंट को नया समझ के ट्रीट करना है। जब सेम सफरिंग आपको देखने को मिल रही है कि हर एक बंदे को सेम सिम्टम निकल के आ रहे हैं, फिर उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाओगे। जीनस एपिडेमिक की बात कहाँ की गई है। 101। 100, 101। 1। 102, वो भी फुट नोट में, होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी। ठीक है।
टोटलिटी की बात की गई, एपिडेमिक डिसीज में जो टोटलिटी बनाई जाती है उसकी बात की गई 101 में। जीनस एपिडेमिक की जो बात की गई है, होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की जो बात की गई, वो एफोरिज्म नंबर 102 के फुटनोट में है। ठीक है, और कहाँ मेंशन किया गया है होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी? आप लोगों ने पढ़ा होगा, होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी और कहाँ मेंशन है? एक तो स्पेसिफिक रेमेडी आप लोग 147 में भी पढ़ते हो, बट 147 में वो एपिडेमिक के लिए नहीं है, जीनस एपिडेमिक के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए वो स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो वहां भी हम होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी का यूज करते हैं। और होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी का यूज और कहाँ किया गया है? 241 में भी किया गया 153. है। 153 में क्या है? Homeopathic 153 में, specific remedy. हाँ, मतलब उसमें सारी चीज स्टैकिंग पेकुलर सिम्टम्स के बारे में बात की गई है, स्पेशल नाम नहीं दिया रखा है होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस गलती हो जाती क्वेश्चंस करने में। वो स्टैकिंग पेकुलर सिम्टम्स के बारे में बात की गई कि इन सारे सिम्टम्स को, पीक्यूआरए सिम्टम्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है 103। 103 में कंपैरिजन किया गया है सोरा की टोटलिटी और एपिडेमिक की टोटलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है 104। 104 में क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम। रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है आपकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट चालू हो रहा है? 105 से लेके 145, ये सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस है, मींस ड्रग प्रूविंग। तो जो ड्रग प्रूविंग की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो कौन से एफोरिज्म में सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस के बारे में जो बताया गया कि सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या है? ड्रग प्रूविंग है। ये आपका 105 में बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, 106 में क्या बोला गया है? कि हम जो प्योर इफेक्ट्स पाने की कोशिश करते हैं मेडिसिन को देने के लिए, वो हमें सिबलिमम की तरफ पहुंचाता है। तो ये जो चीज दे रखी है वो आपका 106 में दे रखी है। 107 में क्या है? डिसएडवांटेज, कि जब भी हम सिक पर्सन पे अगर ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आपका 107 में दे रखा है। क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, कोई बताएगा? क्या डिसएडवांटेज है? मिक्स सिम्टम मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सिम्टम मिलेंगे, ऑरिजिनल हाँ, सिम्टम मिलेंगे। मिक्स्ड सिम्टम्स मिलेंगे, सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन और सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। ठीक है, 108 में क्या है? एडवांटेज। अब हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या क्या एडवांटेज है उस चीज के बारे में जो बात की गई 108 में बात की गई है। ठीक है, कौन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ड्रग प्रूविंग के बारे में सोचा था, उसकी नेसेसिटीज के एल्बर्ट बारे में सोचा एल्बर्ट था? वॉन हेलर। एल्बर्ट एल्बर्ट वॉन। वॉन हेलर। और कौन ऐसे थे जिन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था? अगर ऑब्जर्वेशन पूछता है कि नेसेसिटीज के बारे में किसने देखा था, तो वो एल्बर्ट वॉन हेलन है, बट एक्सपेरिमेंट तो हैनिमैन ने किया था ना। तो सेकंड ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो हैनिमैन आएगा। और हैनिमैन ने कौन से एफोरिज्म में अपनी बड़ाई की है कि मैं पहला इंसान हूं जिसने ड्रग प्रूविंग का टास्क कंप्लीट किया है? 109. 109 और 145। ठीक है, 109 में उन्होंने क्या बोला गया है कि हैनिमैन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने होम्योपैथी मतलब ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की है।
इसके फुटनोट में बहुत ही अच्छी चीज दे रखी है। क्या चीज दे रखी है? इसके फुटनोट में बहुत ही अच्छी चीज दे रखी है। क्या अच्छी चीज है वो? इनकी रिपर्टरी का नाम, फर्स्ट रिपर्टरी। हाँ, फर्स्ट रिपर्टरी का नाम क्या है? फ्रेगमेंटा डिविरिबस Fragmenta मेडिकामेंटोरम। divided. फ्रेगमेंटा और डी व्रीवस मेडिकामेंटोरम डी पॉजिटिव सेनो, ऐसे ही करके कुछ है। ठीक है, जो कि कौन से ईयर में आई थी? 1805। 1805। 1805 में आई थी। कितनी नंबर ऑफ मेडिसिन है? 27। हाँ, 27 नंबर ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, और एक और की बात की गई है, मटिया मेडिका पुरा की भी बात की गई है। चलो पहले इसी की बात कर ले, फ्रेगमेंटा की बात। फ्रेगमेंटा डी व्रीवस जो मेडिकामेंटोरम है, वो आपका 1805 में पब्लिश हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स है 27, और ये लैटिन लैंग्वेज में है। टू पार्ट्स है बुक के, पार्ट्स प्राइमा और पार्ट्स सेकेंडा। पार्ट्स प्राइमा में आपका प्रूविंग सिम्टम्स है, पार्ट्स सेकेंडा में आपका रिपर्टरी वाला पार्ट है, मतलब रूडिमेंट्री रिपर्टरी। अब है आपका मटेरिया मेडिका पुरा। मटेरिया मेडिका पुरा का जर्मन नेम कोई बताएगा? रैनी करके कुछ है, रैनी आर्जिनी मेटलेरे। ठीक है, रैनी आर्जिली मेटले, बट ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। तो ये इसका जर्मन नेम है, मटेरिया मेडिका पुरा का। इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? मटेरिया मेडिका पुरा का ट्रांसलेशन किसने किया है? भले ही जल्दी पढ़ा रहे हो पर पढ़ाएंगे सब चीज, तो ध्यान से सुनो। मटेरिया मेडिका पुरा का ट्रांसलेशन किसने किया है? आरी डजन ने। आरी डजन ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, जो एनोटेशंस होते हैं वो आपके रिचार्ड ह्यूजेस ने दिए हैं। तो ये भी चीज पूछी जाती है कि ट्रांसलेशन किसने किया है और एनोटेशंस किसने दिए हैं। मटेरिया मेडिका पुरा का फर्स्ट एडिशन कब आया है और कितने वॉल्यूम्स हैं? 1811। मटेरिया में 1811, सही बता रहे हो, आगे बोलो। 6 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम। 6 वॉल्यूम है, 18 1811 से लेके 1821। 1821। जी। हाँ, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स कितनी है? 64। 64 इंक्लूडिंग 3 मैग्नेट। ठीक है, जी। और मटिया मेडिका पुरा का सेकंड एडिशन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है? कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हैं, कितनी नंबर ऑफ ड्रग्स हैं? 1822 से 1827 में आते हैं। 6 वॉल्यूम है इसके 1822 भी। से लेके 1827 में, ये आपका मटिया मेडिका पुरा का सेकंड एडिशन है। इसके भी 6 वॉल्यूम है, बट इसमें जो ड्रग्स है वो 67 ड्रग्स है। 3 ड्रग्स कौन जी। कौन सी ऐड हुई थी, कोई बताएगा? मटेरिया मेडिका पूरा के सेकंड एडिशन में 3 ड्रग्स और कौन सी ऐड हुई हैं फर्स्ट एडिशन के कंपैरिजन में? अम्ब्राग्रीसा, कार्बोएनामलीज और कार्बोबैज। ये आपका फर्स्ट एडिशन में नहीं थी, बट सेकंड एडिशन में ये तीनों चीजें आई हैं। ठीक है, ड्रग्स इन सेकंड एडिशन 67 इंक्लूडिंग 3 मैग्नेट, बट 3 ड्रग्स आपकी इंक्लूड हुई हैं, एम्ब्राग्रीसा, कार्बोबैज, कार्बोएनामलीज। क्रोनिक डिसीज का नाम क्या है, बताइए था अभी? डाई क्रॉनिक, जो भी बताया था। इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1828। हाँ, 1828 से लेके 1838। ठीक है, 1828 से लेके 1838। इसके पब्लिशर्स कौन थे? ये सब चीज आपकी 109 के फुटनोट में दे रखी है, इसलिए बता रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बताया जा रहा है। इसके पब्लिकेशंस कौन थे, पब्लिशर्स कौन थे? आर्नोल्ड थे, आर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, ये इसके पब्लिशर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स
47 टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स है जो कि क्रॉनिक डिसीज में लाई गई हैं। ठीक है। 1010 में क्या दे रखा है, रूडिमेंट्स। जो मरिया मेडिका के जो रूडिमेंट्स हैं उनके बारे में जो नॉलेज है वो आपका 1010 में बोला गया है। 1010 की फुट नोट में क्या है, चलो फुट नोट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। 111 में क्या है, 120 तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। 111 में क्या है, वन वन वन। इटरनल Observation of drug action. हम्म Eternal रिकॉर्डिंग law. ऑफ सिम्टम्स ऑल नो, इटरनल लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, ट्रू इटरनल लॉ ऑफ नेचर। जो आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो सिम्टम्स की वो थेरेपेटिक पर्पस के लिए ही नहीं करते हो, जबकि जो इनहेरेंट हमारी पावर होती है, जो हम अंदर से आउटवर्ड तक जो रिफ्लेक्टेड पिक्चर आती है, उन सारी चीजों का लेते हैं। आप 112 में क्या है, ये याद Smaller रखना, doses. आर्नेट सोल्जे लॉ। ये किस में है, 112 में बोल रखा है। जब हम एक्सपेरिमेंट करें लार्ज डोजेस के साथ तो क्या होगा, Aggravation. इसमें डोजेस के बारे में बताया दे रखा है। एग्रेवेशन होगा। ठीक है, कि जो लार्ज डोजेस मेडिसिन है वो आपका सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है। अगर हम लार्ज डोजेस मेडिसिन की यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करेगी, जबकि स्मॉल डोजेस आपकी प्राइमरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आर्नेट सोल्जरॉल ने क्या बताया है कि जो आपका लार्ज डोजेस है वो सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है और जो स्मॉल डोजेस है वो आपका प्राइमरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है। तभी हमारी होम्योपैथी स्मॉल डोजेस पर बेस्ड है, माइन्यूट डोजेस पर बेस्ड है। ठीक है। थ्योरी ऑफ हॉर्मेसिस भी बोला गया, थ्योरी ऑफ हॉर्मेसिस। मॉडर्न साइंस के थ्योरीज को थ्योरी ऑफ हॉर्मेसिस भी बोला गया है। 113 में क्या है, ड्रग प्रूविंग नार्कोटिक्स की। जो नार्कोटिक्स की ड्रग प्रूविंग है वो आपकी 113 में दे रखी है। नार्कोटिक्स में हम कौन से एक्शन को लेते हैं, नार्कोटिक्स में हमें कौन सा एक्शन मिलता है, मेडिसिन का ये सेकेंडरी पूछा एक्शन। जाता है। हाँ, नार्कोटिक्स में हमें हमेशा सेकेंडरी एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्शन होता है नार्कोटिक्स का वो हट जाता है, जिसकी वजह से नंबनेस वगैरह होनी चालू हो जाती है, मतलब पेशेंट को परसीव नहीं होते सिम्टम्स। और नार्कोटिक्स क्या है, वॉलेंट एक्शन की है, जिसकी वजह से इवन इन माइन्यूट डोजेस में भी वो सेकेंडरी एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। 114 में क्या है कि जो स्मॉल और मॉडरेट डोजेस हैं वही केवल प्राइमरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है। 115 अल्टरनेटिंग एक्शन। अल्टरनेटिव डिसीज अलग है, अल्टरनेटिंग एक्शन अलग है। ठीक है, अल्टरनेटिंग एक्शन, अल्टरनेटिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, कौन से एक्शन की वजह से होता है, अभी बताया था। प्राइमरी अल्टर क्या, प्राइमरी एक्शन की वजह से होता है। अल्टरनेटिंग एक्शन जो हमें देखने को मिलता है वो प्राइमरी एक्शन की वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें एक ही चीज का वेरियस पैरोक्सिम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी व्राइनिया पढ़ते हो, एब्रोटेना पढ़ते हो, डायरी अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, तो ये चीज है। कुछ ऐसी मेडिसिन Inertia. है जो कि अल्टरनेटिंग एक्शन को प्रोड्यूस करती है। इग्नेशिया मूड चेंजेबल, कभी हंसेगी तो कभी रोएगी। ठीक है, तो ये चीज। 116 में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स। मतलब ये हर Idiosyncrasy. प्रूवर
हर सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, कुछ में करोगे तो आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कुछ में करोगे तो कुछ आएंगे, और कुछ में ना के बराबर सिम्टम्स आते हैं। तो जो इडियोसिंक्रेसी की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 116 से स्टार्टिंग हो जाती है, और 117 में आपकी इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन है। पेक्युलर कॉर्पोरियल कंस्टिट्यूशन, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल ये बंदे जो इसी चीज से इनका जन्म होता है, इसी चीज से मरते भी हैं, ये चीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है, ठीक है, कि हर एक मेडिसिन को वो मतलब जो है, जो सारे सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं करे, बट कुछ बंदे ऐसे जो कि हर सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर जा रहे हैं, तो डेट इज अ इडियोसिंक्रेटिक पर्सन। जो इडियोसिंक्रेटिक है वो कैसे प्रूवर है? इडियोसिंक्रेसी की बात कैंट की कौन से एफोरिज्म में दे रखी है, ये बताओ पहले। 9। 8 में, ठीक है, कि इडियोसिंक्रेटिक जो बेस्ट प्रूवर है। वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट करते हैं, मतलब इनको ट्रीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है आपका 118। 118 क्या है? हर एक ड्रग अपना ही पेक्युलर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोई भी एक ड्रग दूसरी ड्रग का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और ये जो चीज है वो किसने ऑब्जर्व की है? 118 के फुट नोट में दे रखा है, किसने ऑब्जर्व की है ये चीज? अल्बर्ट एवी बोन। हेलर ने। हाँ। सरोगेसी कौन से एफोरिज्म में आई है? सरोगेट 119 अपनी होम्योपैथी में, हाँ 119 में, ठीक है, अपनी होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं होती, हर एक मेडिसिन अपने पेक्युलर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है। और 120 में क्या है? 120 में यही देखा है कि मतलब जो भी हम मेडिसिन का डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, वो थ्रू प्रूविंग ऑफ मेडिसिन ही पता कर सकते हैं।